हेलो बच्चों। तो 2 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ में। आज हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे फटाफट। पीडीएफ्स के लिए मैथ्स बाय आशीष टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। दोनों शिफ्ट की, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट की जो पीडीएफ है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, p की वैल्यू गिवन है √7/-√6 अपॉन में √7 + √6 p + 1/p का मान मैंने आपको बताया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए डायरेक्टली आप जोड़ दोगे 7 और 6 कितना हो गया 13। अब इनमें डिफरेंस देखोगे 7 और 6 में कितने का 1, आपको बनाना कितना होता है हमेशा 2, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, 13 में 2 से गुणा होगा कितना आ जाएगा 26, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से कौन सा मान सर्वाधिक है। 100 कॉमन है, हटा दो, बचा क्या 7 की पावर 1 7, 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 की पावर 200 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको मिला था इस तरह का। आप देखोगे तो यहाँ पे पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं 13 - 11 और 17 - 15, इस तरह के पेयर्स आपको फॉर्म होते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। तो 3 है, यहाँ पर 1 है, तो अब आपको इसका पता है a - b a + b करोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। a - b करने पर 2 आएगा जो कि सभी में आएगा, तो 2 मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन कर ले रहा हूँ। 3 + 1 यहाँ पे आएगा 4, 7 और 5 ये हो जाएगा 12, 11 और 9 ये कितना हो जाएगा 20, 13 और ये आपका कितना हो जाएगा 11 ये हो जाएगा 24, और 17 और 15 ये कितना हो जाएगा 15 15 30 और 2 32 के बराबर। तो ये इसका सम हो जाएगा, इसका डबल करना है तो देखो 30 और 20 50 और 20 70 और ये 80 है ना, 80 और ये आप देखोगे तो 90 और 2 कितने हो गए 92, इसका डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा 184 के बराबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बेसिक फॉर्म है, a³ - b³ है, यहाँ पे a² + b² + ab बना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे ये a - b आ जाएगा। 0.7 - 0.4 करोगे 0.3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 के कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, भिन्न कितने हैं, भिन्न नहीं होगा यहाँ पे, आपका फैक्टर्स के लिए हिंदी आएगी, ठीक है। तो 40 को आप ब्रेक कैसे करते हो 8 और 5 में, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो आपको पता है जो भी n के फॉर्म में आ जाते हैं तो n+1 से आप मल्टीप्लाई करते आते हो, m+1 मल्टीप्लाई करते आते हो, जबकि फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है। तो ये आप करोगे तो 3 + 1 4, 1 + 1 2, तो 4 दूनी 8, तो 8 इसके पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है वो बी से 20% अधिक कुशल है, यानी कि 6 है। यदि बी अकेले काम को, बी जो है अकेले, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है ना, बी की एफिशिएंसी 5 होगी, तो बी अकेले इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी काम कितना है 60 है। तो बोल रहा है ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, आप 6 से डिवाइड कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा 10 के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, a + b 10 दिनों में। वे मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद a काम छोड़ देता है और शेष काम b द्वारा शेष काम 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो a अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है। आपने कहा a + b अगर 10 दिन करते तो काम पूरा हो जाता है, लेकिन 2 दिनों के बाद a काम छोड़ देता है, तो आपने कहा 2 दिनों का काम कर दिया होगा, तो बचा कितना होगा 8 दिनों का काम। ये किसने किया 12 दिनों में b ने किया, तो ये आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हो 8a जो है वो बराबर है 4b के, या फिर a और b में अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो 1 और 2 के बराबर आ जाएगा। तो आपने बोला a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 है। अब देखो टोटल कितना है 3 लोग 3 एफिशिएंसी से 10 दिनों में काम हो जाता है, यानी काम कितना है 30 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, कितने दिन लगाएगा काम को करने में 30 दिन लगाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 50% 50% 2 क्रमागत छूट, शुद्ध छूट कितनी होगी। 50% मतलब 1/2, यानी 2 की चीज़ को 1 रुपये में, 2 की चीज़ को 1 रुपये में बेच रहे हो, तो टोटल कितना आ गया 4 की चीज़ को आप 1 रुपये में बेच रहे हो, यानी 3 का डिस्काउंट दे रहे हो 4 पे, 3/4 यानी कि 75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 18% की छूट के बाद 5,530 रुपये की बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 18% को आप क्या लिख सकते हो, देखो 100 पे अगर मैं 18 दूंगा तो ये हो जाएगा 82, या 50 पे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 41, ठीक है। तो बेची गई है कितने पे 5330, तो 41 से देख सकते हैं, तो आप 50 की वैल्यू निकाल लोगे कितना आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा 41 है। कितने बार जाएगा पहाड़ा, देखो एक बार जाएगा है ना, तो एक बार जब जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका ये वैल्यू आएगी 41 है, और
आपके एक बार चली जाएगी तो बचेगा 12, 3 आ जाएगा तो 3 बढ़ जाएगा, तो 130 बार जा रहा है, तो 130 यहाँ पर गुणा कर दोगे 130 में 50 में, तो 6500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रमन, रोहित और राजा साझेदार हैं, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। रमन जो है वो कुल राशि का 1/4, अगर कुल राशि 4 है तो 1 हिस्सा करता है। रोहित जो है वो कुल राशि का 1/3, अगर कुल राशि 3 है तो 1 करता है, निवेश करता है। ठीक है, तो टोटल कितनी 12 मान लो, तो ये जो 4 वाला था 1 पे 4 करता है, तो आपने 3 से गुणा किया है तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। ये 3 है, यहाँ पे 4 से गुणा हुआ है तो यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो आपने कहा रमन रोहित हो गया, तो राजा बची हुई राशि करेगा, है ना। तो बची हुई राशि कितनी है, आपने कहा ये 3 हो गया, ये 4 7 हो गया, तो बचा हुआ कितना है 5 है। तो इस रेशियो में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसी रेशियो में ही इनके बेनिफिट्स भी डिवाइड होने चाहिए। तो ये 3 4 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास से सिमिलर क्वेश्चन है, देखो a - b, b - c, c - d आ गया। ये रेशियो कितना है 1 2 3 का, तो a + d और c का रेशियो क्या होगा, तो आपने कहा 1 और 2 3 बनाते हैं, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये b से b कट जाएगा, a - c, और ये किसके बराबर हो जाएगा c - d के। तो यहाँ से देखोगे तो a + d बराबर आ जाएगा 2c के। तो a + d और c का रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा 2:1 के बराबर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोला रुस्तम और प्रीतम की औसत उम्र, औसत उम्र का मतलब क्या होता है, रुस्तम और प्रीतम की एज जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो तो 39 आ जाएगा। प्रीतम और गीतम की 28 है और रुस्तम और गीतम की औसत 34 है। 10 वर्षों के बाद सबसे छोटे की उम्र क्या होगी। अच्छा, सबसे छोटा निकालना बहुत आसान होता है। देखो यहाँ 39 है, यहाँ 34 है, यहाँ 28 है। सबसे छोटी औसत किनकी, इन दोनों की। इन दोनों में कॉमन देखो कौन सा है, रुस्तम और गीतम है, प्रीतम और गीतम है। गीतम दोनों में कॉमन है ना, तो आप ये कह सकते हो गीतम सबसे छोटा होगा, क्योंकि उसके आने से औसत दोनों का कम हो गया। तो यहाँ पे आपको सबसे कम बताना आसान होता है, सबसे बड़ा बताना आसान होता है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो 2 सबसे बड़े लो और उनमें देखो कॉमन कौन है, रुस्तम कॉमन है, रुस्तम की एज सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ पता है कि अगर तीनों का औसत दिया गया है तो तीनों का सम निकाल सकते हो, कैसे, उनको जोड़ करके। जैसे ही आप तीनों को जोड़ दोगे, रुस्तम, प्रीतम और गीतम, इनको जैसे ही जोड़ोगे ना एवरेजेस को, तो ये उनका सम आ जाएगा। तो आपने कहा 39, 34 और 28 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 30 30 60 20 80 90 93 और 8 जोड़ोगे तो 101 के बराबर। तो इन तीनों का सम 101 आ गया। आपको पता है गीतम सबसे छोटा है, तो गीतम की एज कैसे निकलेगी, रुस्तम और प्रीतम का सम आप बता सकते हो कितना आएगा, डबल कर दोगे 78। तो ये 78 इसकी वैल्यू है, तो गीतम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78 में से घटा दोगे, ये आएगा 22 और 1 23। तो 23 किसकी आ गई, गीतम की। आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटे वाले की 10 वर्षों बाद। तो अभी 23 है, 10 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, 33 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक परिवार के 6 सदस्यों का औसत उम्र 25 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटा सदस्य 15 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय। तो ये क्वेश्चन आसान रहता है। देखो अभी टोटल एज का सम कितना है उनका, 25 के 150। आज की डेट में इन लोगों का 150 है, लोग कितने हैं 6। अगर मैं जाता हूँ कहाँ, उसके जन्म के समय पे। जन्म के समय का मतलब क्या है कि अभी जन्म हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब जाओगे तो कितना लोगों का कम करना पड़ेगा, सभी की एज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो 6 लोग हैं, जब तक जन्म है तब तक तो 6 लोग हैं ही, है ना। तो 6 लोगों का कितने, 15 वर्ष का है, उस समय पे जाना है। तो 15 छक्का 90 आपको घटाना पड़ जाएगा। तो 90 घटाओगे तो बचेगा कितना, 60 बचेगा। ये 60 क्या है, उस टाइम का टोटल है। अब उस टाइम लोग कितने थे, 5 लोग बचे, एक का तो जन्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो 5 लोगों का सम 60 है, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। तो ये उनका एवरेज हो जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु पर लाभ क्रय मूल्य का 230%, यानी कि अगर क्रय मूल्य कितना है 100 है तो लाभ कितना है 230 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 330 है। बोले यदि क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, तो 50% बढ़ गया 150 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहा तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपने कहा 150 और 30 180, ये लाभ होगा कितने पे, 150 पे। तो यही रेशियो निकाल लोगे, 18/15 या फिर 3 से कट जाएगा 6/5, है ना, 6/5 या फिर 120% के बराबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में खरीदता है।
ठीक है, प्रत्येक को खरीदता है, मतलब 4 8 हज़ार टोटल। बेचते समय वह 1 से 12.5%, दूसरे से 20% हानि कमाता है, तो कुल आपको बताना है हानि प्रतिशत क्या होगा। भाई देखो, ऐसे केसेस में बहुत आसान होता है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। एक तरफ प्रॉफिट है 12.5 का, एक तरफ लॉस है -20 का, तो एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का कितना 7.5 बचा, और इसको हाफ कर दोगे क्योंकि एवरेज निकालना होता है, तो ये आपका कट जाएगा कितना 3.75% के लॉस के बराबर। इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स जो है वो वाई से 30% अधिक है, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 13 है, और जेड से 25% कम है, यानी कि अगर ये 4 है ना, तो ये कितना है 3 है। तो 13 और 3 तो हो नहीं सकता, एक ही तरह जैसा रहेगा, तो इसमें 3 से गुणा करोगे, इसमें 13 से, तो इसमें 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 30, इसमें 13 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 13 26 13 चौको 52, तो ये हो जाएगा 52। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 39, 30 और 52। बोल रहा यदि y का मान 300 है, 10 से गुणा किया गया, तो z में भी 10 से गुणा हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा एक मोटरसाइकिल की कीमत प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाती है, यदि 3 वर्षों के बाद इतनी है तो मोटरसाइकिल की वर्तमान कीमत क्या है। भाई 10% कम होती है, यानी कि 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, तो 3 बार कम होगी। तो अगर 1000 इनिशियली होती तो अब 729 हो जाती, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया 36,450 है ना। तो 36,450 जो है, इसको देख करके हो सकता है आप डायरेक्टली नहीं समझ पाओ, लेकिन अगर मैं अभी आपको बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका हाफ करो जरा, 32 का आधा 36 हो जाएगा, 9 का आधा 4.5 हो जाएगा। अब देखो क्या आपको समझ में आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या किया गया, आपने इसमें 50 से गुणा कर दिया है, तो 50 से गुणा करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 50 से गुणा हो जाएगा, 50,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दो नाव 36 और 54 की गति से एक दूसरे की ओर चल रही है ना, नाव है एक दूसरे की ओर चल रही है। बोला उनके टकराने के 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी। अच्छा देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहता है। देखो अगर टकरा गई तो यहाँ पे होंगी, तो टकराने से 1 सेकंड पहले वो 1 सेकंड इधर और 1 सेकंड यहाँ कहीं पे रही होगी। तो बस आपको ये बताना है 1 सेकंड में उनके द्वारा कंबाइंड चली गई दूरी क्या है। तो 36 और 54 जोड़ दोगे, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रही है, अपोजिट है, तो जुड़ जाएगा 90, और इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी इतनी हो जाएगी, 18 पंचे 90, 55 25 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कार निर्धारित समय से 3 मिनट पहले चलती है और 126 किलोमीटर दूर गंतव्य तक पहुंचने के क्रम में इसे इस गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करने की आवश्यकता है ना। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर देती है, तो मैंने माना 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया, तब जो स्पीड है वो n है, तो ओरिजिनल स्पीड n+6 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर n से चलती है तो जो भी रिक्वायर्ड टाइम है ना, एक कार निर्धारित समय से 3 मिनट पहले चलती है और 126 किलोमीटर दूर गंतव्य तक समय से पहुंचने के क्रम में इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करने की आवश्यकता है, तो कार की सामान्य गति क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है फिर आपका ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस आपको पता है कितनी है 126 है। अगर इनिशियल स्पीड s है तो अब उसको क्या करना पड़ता है s-6, इसको कम करना पड़ता है। इसकी वजह से जो टाइम है वो 3 मिनट का ड्यूरेशन आ जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि 3 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, 3/60 या फिर 1/20 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 20 से गुणा करोगे तो 120, तो ये इस साइड आ जाएगा 120 गुणे 126 बराबर है s-6 है ना। तो ये आपकी ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी 126, और उसमें 6 कम करोगे तो 120। तो ओरिजिनल स्पीड उसकी पूछ रहा है सामान्य गति क्या है, तो ये हो जाएगा 126 के बराबर। बोलता है घटाने के बाद सामान्य गति से अगर कम करना पड़ता है तब स्पीड क्या होती है, तो 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि एक विशिष्ट राशि 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 81 गुना हो जाएगी। 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 81 बनाने के लिए ऐसे कितनी साइकिल चाहिए होंगे। आपने कहा एक बार करेंगे तो 9, फिर करेंगे तो 27, फिर करेंगे तो 81 हो जाएगी, तो 4 बार चाहिए होगी। तो ऐसे 6 वर्षों के 4 साइकिल करोगे तो 24 साल आपको लग जाएगा। ठीक है, 12% ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5,600 रुपये पर साधारण ब्याज क्या है। तो 5,400 रुपये पर 12 × 60% की दर से देखोगे तो 60% कितना हो जाएगा 3/5, तो 3/5 इसका निकाल दो, या सीधे 60% ही निकाल लो। 60% करोगे तो 1 0 से 1 0, 60 से गुणा कर दोगे, 6 चौको 24, 4 2, 6 पंचे 30 और 2 32, तो 3240 इतना आपको ब्याज मिलेगा।
तो 3240 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40। अच्छा सिर्फ ब्याज ही क्या है, ब्याज पूछ रहा है तो इतना ही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि अमाउंट कितना हो जाएगा तो इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है व्हाट्सएप, फेसबुक और हाइक ये यूज़ करने वालों की लड़कों की संख्या है, मंथ है, आपको बताना है। मार्च के महीने में 3 ऐप्स का प्रयोग करने वाले लड़कों की कुल संख्या, मार्च का महीना यहाँ है, 3 ऐप जो यूज़ कर रहे हो तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी 6 4 10 11 1150 और 300 तो 1450 है ना। तो कुल यूज़ करने वालों की संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है, फरवरी में व्हाट्सएप का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या फरवरी में फेसबुक का प्रयोग करने वाली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। फरवरी में चलते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं कितने, व्हाट्सएप है ग्रे कलर से, और फेसबुक कितने करते हैं, फेसबुक है वाइट कलर से, तो संख्या कितनी अधिक है तो 500 से कितनी 250 अधिक है, तो प्रतिशत के फॉर्म में देखोगे तो ये 50% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनवरी से फरवरी में फेसबुक का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या है। जनवरी से फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वालों की संख्या में कमी क्या है, 600 से 500 आ गई, तो 100 की कमी है 600 में 1/6 यानी कि 16.66% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्च में व्हाट्सएप का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या, फरवरी में फेसबुक, देखो फरवरी में फेसबुक और मार्च में व्हाट्सएप, ये संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 680 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, तो यही आपको बताना है। 0 5 से काट दोगे 2, तो 68 का दुगना कितना हो जाएगा 136, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप है ना, शंकु के आधार का परिमाप कितना है 132 है, 44 होता है तो रेडियस 7 होती है, 132 यानी कि 3 से गुणा किया गया तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 के बराबर। यदि शंकु की ऊंचाई कितनी है 72 है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 72 है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो यहाँ से आपका 154 में कितना 9 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपका बेस का एरिया प्लस पाई आर एल, तो पाई आर एल, आर और एल आपको निकालना है, जिसमें कि आर तो पता है 21 है, हाइट कितनी है 72 है, तो एल कितना आ जाएगा, देखो 21 और 72 में क्या कॉमन है, अपने का 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेके हटा दोगे तो यहाँ पे ये बचेगा 7, इसमें 3 हटा दोगे ये आ जाएगा 24, तो ये क्या हो गया 25। तो एक्चुअल जो एल है वो कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 75। तो आपने बोला पाई आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर है ये 132 है ना, 2 पाई आर की 132 होती है, तो पाई आर की कितनी आ जाएगी इसका हाफ, और एल कितना है ये आपका आ जाएगा 75 है ना, तो ये वैल्यू 66 लिख सकते हो इसको, तो ये हो जाएगी 66 × 75, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, देखो 11 से मल्टीपल होगा तो 11 का मल्टीपल देख लो कहाँ कहाँ पर है, सारे ही 11 के मल्टीपल हैं इस बार, 7 और 4 ये कितना हो जाएगा 11, और 8 और 5 13, ये नहीं है तो एक ऑप्शन हट गया। देखो यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ भी 3 यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये है 4 2 6 4 2 6, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाया जाता है और 14 सेंटीमीटर आधार के व्यास के एक शंकु के रूप में परिवर्तित किया जाता है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, देखो ठोस गोले का आपको आयतन निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब है ना, तो आर ये आपका हो जाएगा 14 इसका क्यूब, और ये क्या किया जाता है 14 सेंटीमीटर आधार के व्यास है, तो ये रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो 7 वाले क्या करना है शंकु के रूप में, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच आपको बस बताना है, तो 1/3 से 1/3 पाई से पाई कट जाएगा, 7 के स्क्वायर से यहाँ पर एक 14 बचेगा और एक 4 बचेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 का गुणा 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी 224 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक पहिए की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, 10 चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तो अपने का 2 पाई आर, एक चक्कर जब लगाता है पहिया तो उसी जगह आ जाता है, तो एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी होती है, यानी कि 3 से गुणा किया जाता है, तो ये हो जाता है 132, तो 132 एक है 10 चक्करों में 1332, ये 1320, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को ऐसे रखा जाता है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को ऐसे रखा जाता है जिससे प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को टच करता है, घेरे गए भाग का इस वाले भाग का एरिया आपको बताना है, तो कैसे करते हैं सेंटर्स को मिला दोगे तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है।
इस 21 त्रिज्या इसकी है, 21 इसकी है, तो जो ट्राइंगल बनता है इसकी जो साइड हो जाती है वो 42 हो जाती है। ठीक है, अगर इसकी साइड 42 है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको ये वाला पार्ट बताना है। कैसे करोगे, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 60 होता है। तो इसका एरिया अगर मैं पूछता तो ये कितना होता है, आप बोलते कि सर्किल के अकॉर्डिंग पाई आर स्क्वायर और 60 अपॉन में 360, लेकिन ऐसे कितने हैं, 3 है, तो आप 3 से गुणा करोगे तो ये 180 हो जाएगा, यानी कि हाफ आपको इसका करना होगा और ये घटाना होगा किस में, ट्राइंगल के एरिया में, जो कि क्या होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर करना है और यहाँ पे बाई 4 है तो इसको अंदर में जाके बाई 2 भी कर सकते हैं, है ना। तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है, 441√3। तो 441√3 माइनस में पाई आर स्क्वायर करना है, जबकि रेडियस आपको पता है कितनी है, 21 है। तो 154 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और बाई 2 करना है, तो 77 गुणे 9 या 9 7 63 और 693, तो 693 आएगा और 441√3। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है एक वर्ग का परिमाप इतना है तो साइड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, 4 से डिवाइड करोगे 20, तो 20 और 20 साइड हो जाएगी, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा 20√2 के बराबर, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1/a 1/b 1/c का सम 0 है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा AB BC CA की वैल्यू 0 आ गई। A + B + C अगर 11 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी A + B + C। इसके तो कई फॉर्मूलाज होते हैं, सारे तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ अच्छा लिखने की। ठीक है, यहाँ पे -AB -BC -C रहता है। ये जब आपको सबकी वैल्यू अलग अलग पता हो, अगर आपको A + B + C की वैल्यू पता है तो ये फॉर्मूला रहता है -3 टाइम्स ब्रैकेट में AB + BC + CA, और एक फॉर्मूला यहाँ पे ही रहता है इसी पार्ट में अंदर में, ये होता है A - B का होल स्क्वायर B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलाज हैं जिसमें कि यहाँ पर ये वाला अप्लाई होगा। तो आप कहोगे A + B + C तो बाहर रहता ही है, अंदर में यहाँ पे A + B + C की वैल्यू कितनी है 11 है, उसका स्क्वायर करेंगे -AB BC CA कितना है 0 है, तो ये 11 का स्क्वायर इंटू 11 यानी कि 11 का क्यूब 1331 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें जब भी आप डिवाइड करते हो तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करने के बजाय इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट अपोजिट लिख दो, ये हो जाएगा x+1 अपॉन में आ जाएगा x² + 1 - x, और इसमें गुणा करना है x - 1 से। अब देखो यहाँ पर 1 + x का क्यूब, अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो ये 1 + x और यही पार्ट आएगा, तो ये कट जाएगा 1 + x और x - 1, तो ये x² - 1 हो जाएगा, तो x+1 सिर्फ बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे आप अगर इसको करोगे तो शायद बहुत टाइम वेस्ट करोगे, बट जो तरीका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखना, वो क्वेश्चन जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर उस तरीके से आप करोगे तो सेकंड्स का क्वेश्चन ये रह जाएगा। अब देखो इसको बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट में x² प्लस रूट में x² - 1 अपॉन में उसका माइनस साइन है, प्लस में यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर उसी का अपोजिट है। तो ये इस तरह से जब लिखा होता है तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया इसका सम की वैल्यू कितनी आती है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2x² - 1, ये सम आ गया। मैंने कहा डिफरेंस कितने का है, 1 का, इनमें डिफरेंस 1 का है। अगर इनमें डिफरेंस 1 का है, आपको बनाना कितने का है, 2 का, तो 2 से गुणा कर दोगे, ये 2 से गुणा करने पर ये इसका सम आ गया। और ये वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर दी गई, 62 के बराबर, तो आप 2 से डिवाइड करोगे, ये हो गया 31, यहाँ पर 1 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 32, 2x² की वैल्यू 32, x² की वैल्यू 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4, जो भी ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है x < 0। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 333। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x + 1/x का मान कितना दिया गया है, 3 के बराबर दिया गया है। स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं, k² - 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 - 2, ये आपका 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 गिवन है, कितना 98 गिवन है, तो यहाँ पे 2 जोड़ दोगे दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा x² + 1/x², ये मान कितना हो जाएगा 10 के बराबर। आपको क्या चाहिए x - 1/x, तो अब क्या करोगे -2 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 8, तो x - 1/x का मान √8 या फिर 2√2 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है BCA यानी कि ये C हो गया, ये A और ये B, ये 90 डिग्री है। AC कितना है 24 है, BC कितना है 10 है, 10 24 5 12 13 10 24 26। ठीक है, तो ABC के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है आपकी
जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो कर्ण का हाफ, हाइपोटेन्यूस का हाफ कर दोगे, यही आपकी परिवृत्त की त्रिज्या होती है। ये परिवृत्त का परिकेंद्र होता है, यहाँ से ही आप क्या करते हो, परिवृत्त खींचते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 7 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा को वृत्त के केंद्र से, ठीक है, 60 डिग्री के कोण पर बनाया गया है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण पर आपने एक जीवा इस तरह से ड्रॉ करी हुई है। तो वृत्त की आपको बताना है त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। 7 आपकी क्या हो गई, ये हो गई, और यहाँ पर आपको 60 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। वृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड आउट करनी है, ये मान लेते हैं r, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। अब बेसिकली ये क्वेश्चन आपका किस तरह का बन गया, देखो ये एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे, तो कितने कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। तो अगर ये भी 60 है, ये भी 60 हो गया, तो अब आप क्या बोलोगे कि वो तो सेम ही हो जाएगा फिर तो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर यहाँ पे कोई और एंगल होता तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आइदर साइन रूल या किसी भी और रूल से, मान लो यहाँ पे अगर 120 डिग्री दिया है तो ये दोनों, क्योंकि रेडियस होती है ना सेंटर से, तो ये सेम हो जाते हैं। बचे हुए एंगल्स आप निकाल लोगे, 30 और 30 हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, साइन रूल या किसी और रूल से, कोसाइन रूल से, जिससे भी आपको मन हो, उससे आप r को यूज़ करते हुए कि ये दोनों r हैं तो ये 7 होगा, तो r की वैल्यू को निकालते हो। बाकी 60 पे तो सबसे आसान हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू पर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्यू पर समकोण हो गया, बोल रहा है पी आर क्यू। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, तो मैंने कहा ये आर मान लेते हैं, तो ये पी हो जाएगा। पी क्यू की लेंथ 12 है, पी आर क्यू है, यहाँ पर 90 है, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। आपको क्यू आर का मान बताना है, क्यू आर का मान कितना होगा। अच्छा, कैसे करोगे, देखो ये 90 है, 30, 90, 60। अब देखो ये आपको पता है कि साइन रूल से, कि अगर मैं देखूं तो भुजाओं का जो रेशियो होता है a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, इस रेशियो में ही चलता है ना। तो ये साइन 30, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू देखना चाहिए। साइन 30 1/2, ये √3/2 और ये होती है 1। तो अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 1√3 और 2 के रेशियो में आएगा। यानी कि अगर साइन 30 वाले के सामने की भुजा 1 है तो 60 के सामने वाले की भुजा 12√3 और 90 के सामने वाले की भुजा क्या होगी, जस्ट डबल, यानी कि 24 होगी। आपसे क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, क्यू आर का मान पूछ रहा है, तो क्यू आर का मान हो जाएगा 12√3 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है ABE का क्षेत्रफल। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ऐसे समद्विबाहु में आपको पता है कि इन दोनों की साइड बराबर होती है, हाफ a स्क्वायर इसका एरिया आएगा जो कि गिवन है 72, तो a स्क्वायर की वैल्यू 144, यानी कि भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो आपको पता है इसकी साइड कितनी है, समद्विबाहु त्रिभुज का साइड जो है वो 12 हो गई। और अगर ये वाली लेंथ भी पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो कैसे, 90 डिग्री पर है, आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, अब गिवन क्या है, आपको दिया गया BE जो है वो AB के बराबर है, जिसकी यूनिट नहीं है। AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AD है, तो अगर मैं AD की लेंथ पूछूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। AE जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, तो ये भी DC आपको पैरेलल खींची गई। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, मैंने आपको तरीका बताया था करने का। क्या करोगे, 2 ट्राइंगल्स में इसको ब्रेक कर दोगे, दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सेम टू सेम बन जाएंगे। ये भी सेम होगा, ये पैरेलल है तो ये भी लेंथ सेम हो जाएगी। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूँ, कौन से, जिसको मैं ब्लू से इस तरह से शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी 6, तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस वाले ट्राइंगल को जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, ये रेड हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस आपको देखोगे तो बेस कितना है, इसका भी 6 ही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी भी 12 है। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 72 के बराबर। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दोगे तो ये 12 × 5 = 60, 12 × 72 और 72, ये कितना हो जाएगा, हाफ से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ABCD का आपको एरिया, अच्छा ABCD है इसमें, सॉरी इसमें ABCD, तो ये कंप्लीट आपको बताना है, इसमें इस वाले ट्राइंगल का भी ऐड करना है। तो ये जो मैंने निकाला ये सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकाला है, जो कि 72 आ जाएगा टोटल सम। और आपसे ABCD यानी इसका भी पूछ रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया तो आपको पता है 72, ये इसमें आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तभी मैं कहूँ ऑप्शन में 72 नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन आपका सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको चीज़ें सीखने को जरूर मिलेगा। देखो स्पर्श रेखा कौन सी है, CB ये स्पर्श रेखा है
ए सी आपकी लंब है, डी ई आपकी लंब है और ए बी वृत्त के केंद्र से गुजरती है ओ से, आपको बताना है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 20 है यानी कि ये 20 है और ए सी की लेंथ दी गई है ये 36 है। ठीक है, अब देखो सिर्फ इतने से क्वेश्चन कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा त्रिज्या ये है तो ये भी त्रिज्या ही है आपकी, यहाँ ये भी त्रिज्या है। ठीक है, देखो आपको पता है कि अगर एक ट्राइंगल में इस तरह से पैरेलल लाइन मैं ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, जितनी भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूँगा वो सभी क्या करेंगी, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ना, जो कि ओरिजिनल ट्राइंगल होगा, अगर मैं नाम दूँ ए बी सी तो उसके साथ सिमिलर ट्राइंगल्स फॉर्म करेंगे। अगर मैंने इसको डी ई बनाया तो ये भी सिमिलर होगा, ए पी क्यू भी सिमिलर होगा, है ना, ए एम एन भी क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल होगा, किससे, ओरिजिनल ट्राइंगल से। तो यहाँ पर भी आपको ये समझ में आता है कि ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर होगा। तो जो इनकी भुजाओं में रेशियो होता है वही ओरिजिनल ट्राइंगल से जितने भी सिमिलर ट्राइंगल हैं उनकी भुजाओं का रेशियो भी सेम रहता है। यानी कि अगर यहाँ 36 और 20 है तो इनमें रेशियो देखो कितना है, तो आप कहोगे 4 से कट जाएगा 9 और 5 का। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर BC की जो लेंथ है, BC की लेंथ अगर कितनी है 9 है तो PB की लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 5 के बराबर होगी। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर AB की लेंथ कितनी है 9 है तो OB की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 5 के बराबर हो जाएगी। अच्छा देखो अगर ये 9 है ये 5 है तो बची हुई ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। क्वेश्चन में इसकी लेंथ आपको गिवन है क्या, ये रेडियस है, ये आपको गिवन है कितना, 20 के बराबर। तो कितने से गुणा हो रहा है, 5 से। तो आप यहाँ से ये ओरिजिनल लेंथ इसकी टोटल बता सकते हो कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगी 25 के बराबर, इतनी लेंथ। अच्छा इतनी अगर 5 के बराबर है तो आपको पता है ये तो रेडियस है, रेडियस कितनी है 20 है, तो ये बची हुई लेंथ जो DB है, DB की लेंथ आप यहाँ से निकाल लोगे वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा DB की लेंथ आपको अगर 5 निकल करके आ गई तो आपसे पूछ क्या रहा है DE की लेंथ, DE ये वाला है, हाँ ठीक है, तो निकल आएगी। देखो अब मैं इसी वाली लेंथ को किसको, AB अपॉन में AC कर रहा हूँ, ठीक है, यानी ओरिजिनल ट्राइंगल जो ABC है, ठीक है, ट्राइंगल ABC को सिमिलैरिटी कर रहा हूँ किससे, BDE से, है ना, BDE को प्रॉपरली नहीं लिखा है बट आप समझ जाना कि ये ट्राइंगल्स को मैं सिमिलैरिटी यूज़ कर रहा हूँ। तो AB यानी इसका जो हाइपोटेन्यूस है इसको मैं लिख रहा हूँ AC के साथ, तो आप किसका लिखोगे, BD को लिखोगे किसके साथ, DE के साथ, ठीक है। तो AB की लेंथ कितनी है, ये हो गई 36 अपॉन में AC की लेंथ कितनी है, सॉरी AB की लेंथ कितनी आएगी, ये 5 है तो 20 20 40 और 5 45, 45 बटे 36 ये हो जाएगा, ये बराबर होगा, BD की लेंथ आपको निकल करके आई है 5 और DE की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क है तो यही आपको निकालना है, 5 से काट दोगे ये आएगा 9, 9 से कट जाएगा ये आ जाएगा 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है, इसको समझना एक बार और फिर से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 बराबर इतना, तो साइन थीटा का मान √3/2 इतना आएगा क्या, 3 उस साइड जाएगा, हाँ तो √3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 के बराबर, 60 पे इसका मान बताना है तो tan 60 पे √3 होता है, दैट इज स्क्वायर करेंगे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 9 और 1 10/3 के बराबर। अगला क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन में इसका मान कितना दिया गया, 4 के बराबर। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो देखो अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या बन जाएगा cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, तो साइन थीटा कट जाएगा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एक स्क्वायर से एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, जो कि कब होती है, जब थीटा का मान 60 डिग्री होता है। थीटा का मान ही पूछ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान कितना दिया गया, 2 के बराबर। ये कब होता है, जब थीटा का मान कितना हो, 1 के बराबर। साइन थीटा का मान 1 होगा तभी कॉसेक थीटा का मान होगा, तभी इनका मान 2 होगा, तो इसका मान भी कितना होगा, 2 के ही बराबर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, tan 20 tan 70 इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, tan 45 की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो tan स्क्वायर है, अच्छा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा ध्यान रखना है, tan 25 को आप cot 65 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको cot 65 लिख दूँ तो देखो क्या हो जाएगा, cot 65 लिखने पर काट सकते हैं, cot को लिख सकते हैं cos अपॉन में साइन, और cosec को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर 65, ठीक है। अच्छा यहाँ पर sec स्क्वायर 65 है,
और ये cot 25 है। cot 25 को tan 65 लिख सकते हैं, और tan को लिख सकते हैं sin अपॉन में cos, और sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos। तो cos से cos कट जाएगा, ये बचेगा sin स्क्वायर 65। तो sin स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65 1 हो जाएगा, 2 आपका पहले से था, टोटल आंसर 3 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, सिखाया था करना। कुछ भी नहीं करना है आपको, 1331 121 या 1461 का फॉर्म, 14641 ये फॉर्म जब भी आपको मिलेगा, देखो इसमें आपको इसी तरह से ही मिलेगा, कभी भी इससे अलग नहीं मिलेगा। आइदर 121 मिलेगा, या 1331 मिलेगा, या फिर 14641 मिलेगा। जब भी ये मिलता है इसका वैल्यू 1 रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, 1331, कोई भी नंबर घटाया जोड़ा गया नहीं है, तो आपने कहा इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको दिया गया है 72 करोड़ रुपए का ब्रेक करके कि कैसे कैसे उसको डिवाइड किया गया। हाउ मच इज द एक्सपेंडिचर ऑन ऑपरेशंस एनुअली। ऑपरेशंस पे कितना है, 16% है, किसका, 72 करोड़ का। तो 72 करोड़ का 16% आपको निकालना है। 10% इसका कितना हो जाएगा, 7.2। 5% कितना हो जाएगा, 3.6 है ना, 3.6, और 1% कितना हो जाएगा, 0.72। जोड़ दोगे 7 3 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11.52 है ना। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 3 10 यहाँ पे आप जोड़ दोगे तो इतना ही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंपनी द्वारा आपको बताना है मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस बाय द कंपनी। प्रकीर्ण यानी कि कौन सा है, विविध है ना, विविध पर आपको बताना है, विविध पर मासिक खर्च क्या है। तो ये कौन सा है, एनुअली है। विवरण को कंपनी का वार्षिक व्यय है। ठीक है, तो एनुअली 1/12 करना पड़ेगा। तो देखो कितना आ रहा है, 72 करोड़ का ये आपने 24% निकाला, यानी 24/100, तो ये एनुअल खर्चा आ गया। मंथली क्या करना पड़ेगा, 1/12, तो 12 से गुणा कर दोगे तो 2% आपको वैल्यू निकालनी है। 1% कितना होता है, 0.72, 2% कितना हो जाएगा, 1.44। तो 1.44 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि मिसलेनियस के 5% का खर्च, मिसलेनियस के 5% का खर्च नैनो ट्यूब के अनुसंधान में किया जाता है, तो नैनो ट्यूब के अनुसंधान में वार्षिक रूप से कितना खर्च किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है 72 करोड़ का 24% ये हो गया प्रकीर्ण मिसलेनियस में खर्च, उसका 5%, तो 5/100 कर दोगे, ये आपका आ गया, क्या वैल्यू आ गई, नैनो ट्यूब के अनुसंधान में किया गया खर्च। तो करोड़ रुपए में इसको बताना है, तो आप सॉल्व कर लो। 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे ये हो जाएगा 12 है ना, और 0 कुछ काट सकते हैं, 1 0 से काट देते हैं, तो ये 2 कटेगा 6, और यहाँ पे आएगा 5। तो 72 का गुणा आप कर दोगे 6 में है ना, या फिर आप और 0 मत काट के सीधे से आप गुणा कर डालो, 72 × 12 बटे में कितना आ जाएगा, 1000 है ना। तो ये अब आप इसको कर सकते हो। इसकी वैल्यू आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एक बार काटा तो 2, और 1 0 ये कट जाएगा इस तरह से। तो 72 × 12 कर दोगे तो 12 दूनी 24, 2 12 5 4 12 72, 12 7 84, और 2 86 बटे में 1000 है, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.864, हालांकि और कहीं ऑप्शन भी नहीं है ऐसा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज और प्रकीर्ण है ना पर कुल व्यय कर और वेतन के कुल व्यय कर से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, by what percent the total expenditure on interest and miscellaneous more than the total expenditure on tax and salary। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आई थिंक यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, ये वाला यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब देखो इंटरेस्ट और मिसलेनियस पे कितना हो गया, 44% हो गया। कर और वेतन में कितना हो गया, ये 20 10 30 और ये 40, तो 40 से कितना अधिक है, तो 4/40 यानी कि 10% अधिक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कच्चे माल पर खर्च तो गिवन नहीं है। टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन रॉ मटेरियल इज 50% ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन इंटरेस्ट में कितना है, 20% है, तो उसका 50% यानी कि 10% किस पे खर्च कर दिया गया, रॉ मटेरियल पे। इफ़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड रॉ मटेरियल, रेंट पे कितना है, आपने रेंट का नहीं दिया गया है,
रेंट एंड रॉ मटेरियल इज़ 1:2 है ना। तो रॉ मटेरियल पे अगर 2 है तो रेंट पे कितना है 1 है, यानी कि 5% उसने रेंट पे खर्च किया गया। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन रेंट एनुअली, तो बस 5% आपको निकाल देना है, ठीक है। तो 5% किसका, 72 करोड़ का। तो 72 करोड़ का 5% निकालोगे या फिर आप इसका 1/20 कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 72 में 2 से डिवाइड, तो 36 के फॉर्म में आना चाहिए। अब जीरो काउंट करने के बजाय आपको अगर ये पता है कि 36 के फॉर्म में आएगा तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हम लोगों ने 2 जुलाई के CPO पेपर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो भी लोग CPO के लिए तैयारी कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट देखना। मैं इसके बाद 2018 और 2019 के भी सारे पेपर्स SSC ने जो भी लिए हैं TCS पैटर्न पे बेस्ड उनको भी कराऊंगा इसी सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।